जरा सोचिए अंग, दुनिया भर में करोड़ों लोग एक ही तरह की मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, बिल्कुल। एक ही तरह के वीडियो देखते हैं और सफलता के उन्हीं गिने चुने जो सीक्रेट्स होते हैं ना, उनके बारे में जानते हैं। जानकारी की आज कोई कमी नहीं है। एकदम सही बात है, इंटरनेट पर सब उपलब्ध है। हाँ, तो फिर भी असल में सफल सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही क्यों होते हैं? मैं अक्सर यही सोच रही थी कि ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। विरोधाभास तो है। मतलब बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सफल लोगों के पास कोई जादुई छड़ी है या उनकी किस्मत में कुछ अलग ही लिखा है और बाकी दुनिया सिर्फ संघर्ष कर रही है। और यही विरोधाभास वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग अक्सर मान लेते हैं कि सफलता कोई बहुत ही रहस्यमयी चीज है। असल में इंसान का दिमाग ना ये मानने से कतराता है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों का एक बहुत ही सटीक, मतलब लगभग एक मशीन जैसा संयोजन है। मशीन जैसा? अच्छा। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हम जटिलता के पीछे छिपना पसंद करते हैं। क्यों? मतलब जटिलता के पीछे क्यों? क्योंकि अगर सफलता का रास्ता सच में इतना सीधा, स्पष्ट और वैज्ञानिक हुआ तो फिर असफल होने पर हम किस्मत को दोष नहीं दे पाएंगे ना। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। हाँ, तब वो पूरी जिम्मेदारी सीधे हमारे अपने कंधों पर आ जाती है। सही कहा। जटिलता को ढाल बनाना हमेशा आसान होता है और आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी भ्रम को तोड़ना है। बिल्कुल। तो आज हम शिव खेड़ा की बेहद प्रभावशाली किताब जीत आपकी के पन्नों और उसमें छिपे दर्शन पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी किताब है। हाँ, और यहाँ हमारा इरादा सिर्फ कोई हवाई बातें करना या कुछ पलों के लिए अच्छा महसूस कराना नहीं है। खोखला मोटिवेशन नहीं देना। बिल्कुल नहीं। हम उन 10 व्यवहारिक तरीकों के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे जो असल में काम करते हैं, जो जमीनी स्तर पर किसी भी इंसान को आगे ले जा सकते हैं। एकदम सही। जब हम इन सिद्धांतों की गहराई में जाते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये किताब सिर्फ उस खोखले मोटिवेशन के बारे में नहीं है। ये जीवन को एक खास दिशा में ले जाने और रोजमर्रा के फैसलों को बेहतर बनाने के बारे में है। मतलब ये अपने सोचने के तरीके को पूरी तरह से रीवायर करने का एक मैनुअल है। तो किसी भी सफर की शुरुआत जाहिर है सबसे पहले दिमाग के अंदर ही होती है। बिल्कुल। इस दर्शन का पहला सिद्धांत बहुत स्पष्ट है कि इंसान की सोच ही उसकी जिंदगी बनाती है। मतलब जैसी सोच वैसी जिंदगी। हाँ, ये तो हमने बहुत बार सुना है। पर अक्सर कहा जाता है कि सकारात्मक सोच वाले लोग हर मुश्किल में एक अवसर देख लेते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमेशा इंसान को पीछे खींचती है। पर यहाँ मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली स्पोर्ट्स कार का ख्याल आ रहा है। अच्छा, स्पोर्ट्स कार। हाँ, मान लीजिए सकारात्मक सोच उस कार के एक बहुत ही पावरफुल 800 हॉर्स पावर वाली इंजन की तरह है। इंजन स्टार्ट है, जोरदार आवाज कर रहा है और पूरी ताकत से आगे बढ़ने को तैयार है। इमेजिन कर सकता हूँ। लेकिन अगर उस कार के स्टीयरिंग व्हील पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब कोई दिशा नहीं है, हाँ, कोई स्पष्ट लक्ष्य या डेस्टिनेशन तय नहीं है, तो वो कार सिर्फ गोल गोल घूमकर अपने टायर जलाएगी, वो कहीं नहीं पहुंचेगी और साथ ही अपना सारा ईंधन भी बर्बाद कर देगी। आपकी ये कार वाली एनालॉजी ना एकदम सटीक बैठती है ना? हाँ, क्योंकि सिर्फ सकारात्मक सोच कभी भी अपने आप में कोई मंजिल नहीं लाती। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि बस अच्छा सोचो और हो जाएगा। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर सिर्फ अच्छा सोचा जाए तो अच्छी चीजें अपने आप चलकर पास आ जाएंगी, जो कि असल दुनिया में नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। सकारात्मक सोच असल में सिर्फ वो मानसिक अवस्था है जो हमें काम करने की प्रेरणा देती है, जो हमें निराशा से बचाती है। लेकिन दिशा तय करना, मतलब एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना, पहला अनिवार्य कदम है। इसके बिना वो 800 हॉर्स पावर का इंजन किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिशा तय होना इंजन स्टार्ट करने से भी पहले की शर्त है। एकदम सही। पर मैं ये सोच रही थी कि लक्ष्य बनाना इतना जादुई क्यों माना जाता है? मतलब सिर्फ ये तय कर लेने से या कहीं लिख देने से कि मुझे वहां पहुंचना है, दिमाग के अंदर ऐसा क्या बदल जाता है जो पहले नहीं था? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका एक बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कारण है। अच्छा, बायोलॉजिकल कारण। हाँ, हमारे दिमाग के निचले हिस्से में नसों का एक नेटवर्क होता है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। RAS, जी, ठीक है। ये असल में हमारे दिमाग का एक फिल्टर है। अब देखिए, हर सेकंड हमारे आसपास लाखों सूचनाएं होती हैं। हाँ, बहुत सारा शोर होता है। तरह तरह की आवाजें, रंग, मौके, लोग, बातचीत। दिमाग इन सब को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता, वरना वो क्रैश हो जाएगा। सही बात है। ओवरलोड हो जाएगा। तो दिमाग बहुत सी चीजों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जब हम एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं तो हम असल में अपने RAS को
एक कमांड दे देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर कोई ये तय कर ले कि उसे एक खास नीले रंग की कार खरीदनी है, तो अचानक उसे सड़क पर वही नीली कार हर जगह नजर आने लगती है। अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। सबके साथ होता है। कारें पहले भी वही थीं, लेकिन दिमाग उन्हें गैर जरूरी मानकर फिल्टर कर रहा था। तो लक्ष्य बनाने से हम असल में अपने दिमाग के फिल्टर को ट्यून कर रहे होते हैं, एकदम, ताकि वो उन मौकों को और उन रास्तों को पकड़ सके जो हमारे आसपास पहले से मौजूद थे, पर हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल सही कहा। जब किताब में ये कहा गया है कि बिना लक्ष्य के इंसान सिर्फ भटकता रहता है, तो वो इसी वैज्ञानिक सच्चाई की बात कर रहे हैं। जब सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो सकारात्मक सोच वाले उस पावरफुल इंजन को एक दिशा मिल जाती है। तब जाकर वो ऊर्जा सही जगह लगती है। हाँ, दिमाग का फोकस जब एक जगह केंद्रित होता है, तब जाके असल यात्रा शुरू होती है। ये तो हो गया कि जाना कहाँ है और इंजन कैसे काम कर रहा है। अब बात आती है उस रास्ते पे चलने की। आगे चलकर किताब में आत्मविश्वास और मेहनत पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये दूसरा बड़ा पिलर है। एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है वो ये है कि खुद पर भरोसा ही सफलता की कुंजी है। मतलब मैं कर सकता हूँ, ये विचार ही इंसान को आगे ले जाता है। बिल्कुल। अगर किसी को खुद पर ही विश्वास नहीं है, तो दुनिया का कोई और इंसान भी उस पर कैसे विश्वास करेगा? और ये आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ व्यक्ति के अंदर बंद रहती है। मतलब ये बाहर भी दिखता है? हाँ, ये एक ऐसा प्रभाव है जो बाहर की दुनिया तक, आसपास के लोगों तक पहुंचता है। कैसे? जब कोई व्यक्ति किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और उसे खुद अपने आइडिया या अपनी क्षमता पर शक होता है ना, तो वो शक छिपता नहीं है। मतलब उसकी हरकतों से पता चल जाता है। बिल्कुल, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके बात करने के तरीके में और उसके रोजमर्रा के फैसलों में साफ झलकने लगता है। और अवचेतन रूप से निवेशक हों या ग्राहक हों या टीम के लोग हों, वो उस घबराहट को भांप लेते हैं और फिर वो पीछे हट जाते होंगे। जाहिर है, कोई भी डरे हुए इंसान पर दाम नहीं लगाना चाहता। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा गहराई में जाके एक विरोधाभास पर बात करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज के समय में लोग अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर अफर्मेशन देते हैं कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ, मैं कर सकता हूँ। हाँ, आजकल ये बहुत चलन में है। और बस इसी को वो आत्मविश्वास मान लेते हैं। लेकिन ये स्रोत साफ कहता है कि सिर्फ आत्मविश्वास या सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे स्मार्ट प्लानिंग और सही दिशा में काम करने के साथ जोड़ना अनिवार्य है। तो क्या बिना स्मार्ट वर्क के ये जो सिर्फ आत्मविश्वास वाली बात है, वो एक तरह का भ्रम नहीं बन जाती? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाया आपने, और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, पूरी तरह से भ्रम है। मैं भी यही सोच रही थी। बिना क्षमता, बिना ठोस तैयारी या बिना किसी योजना के सिर्फ आत्मविश्वास से भरा होना ना, सबसे खतरनाक चीजों में से एक हो सकता है। खतरनाक कैसे? मान लीजिए एक स्टार्टअप का फाउंडर है। वो पूरी एनर्जी और गजब के आत्मविश्वास के साथ निवेशकों के सामने अपना आइडिया पिच कर रहा है। लेकिन उसने मार्केट का कोई रिसर्च नहीं किया है, उसके पास कोई वित्तीय योजना नहीं है, उसे नहीं पता कि उसका कस्टमर कौन है। ओहो। तो उसका वो अंधा आत्मविश्वास निवेशकों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि उन्हें डरा देगा कि ये व्यक्ति तो बस हवा में बातें कर रहा है। मतलब वो बिना नींव के महल बना रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का अंतर भी सामने आता है। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि बस पसीना बहाना ही सफलता की चाबी है। वही तो, जब लेखक हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को जोड़ते हैं, तो वो इसी अंधे भ्रम को तोड़ रहे हैं। हार्ड वर्क का मतलब है एक दीवार को पूरी ताकत से धक्का देना। इंसान को पसीना आ रहा है, वो थक रहा है और उसे पूरा विश्वास है कि दीवार गिरेगी। फिर दीवार तो नहीं गिरेगी ना? बिल्कुल नहीं गिरेगी। ये हार्डवर्क भी है और इसमें आत्मविश्वास भी है, लेकिन नतीजा शून्य है। तो स्मार्ट वर्क क्या होगा इस स्थिति में? स्मार्ट वर्क ये पहचानने की कला है कि उस दीवार में एक दरवाजा कहाँ है। अरे वाह। और फिर अपनी सारी एनर्जी उस दरवाजे को खोलने में लगाना। तो मतलब स्मार्ट वर्क कोई शॉर्टकट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस ये तय करना है कि हमारी मेहनत सबसे ज्यादा असर कहाँ करेगी। एकदम सटीक। और सच्चा आत्मविश्वास शीशे के सामने बोलने से नहीं आता, बल्कि उस तैयारी और उस योजना से आता है जो हमने पीछे बैठकर अकेले में की है। एकदम सही बात है। जब आपको पता होता है कि आपकी योजना ठोस है, तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है, उसे थोपना नहीं पड़ता। अब मान लेते हैं कि दरवाजा भी मिल गया, पूरी तैयारी भी हो गई और पूरी ऊर्जा के साथ उस रास्ते पर चलना भी शुरू कर दिया। ठीक है। लेकिन असल दुनिया में चाहे कितनी भी स्मार्ट प्लानिंग क्यों ना हो, रास्ते में रुकावटें आना या कहें कि असफल होना तो लगभग तय है। वो तो जीवन का हिस्सा है।
यहीं पर ये दर्शन हमें रवैया यानी एटीट्यूड की अहमियत समझाता है। कहा गया है कि हमारा रवैया ही ये तय करता है कि हम हार मानेंगे या जीतेंगे, और हमें समस्याओं को अवसर की तरह देखना चाहिए। देखिए ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा और प्रेरक लगता है। हाँ, किताबों में अच्छा लगता है। पर जब कोई इंसान असल में किसी बड़ी असफलता का सामना कर रहा होता है ना, जब उसका बिजनेस डूब रहा हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया हो या उसे नौकरी से निकाल दिया गया हो, तब तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तब उस मुश्किल में अवसर खोजना उसे बहुत ही अव्यवहारिक और सिर्फ किताबी बात लगती है। और शायद इसीलिए लोग अक्सर इन मोटिवेशनल बातों से चिढ़ भी जाते हैं, क्योंकि जब दर्द हो रहा होता है तब अवसर नहीं दिखता। बिल्कुल सही। दर्द में इंसान को सिर्फ नुकसान दिखता है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखें, कैसे? असफलता को एक दाग की तरह देखने के बजाय इसे एक वैज्ञानिक के प्रयोग की तरह क्यों ना देखा जाए? मतलब एक्सपेरिमेंट की तरह? हाँ, जब एक वैज्ञानिक किसी नई बीमारी की दवा खोजने के लिए कोई प्रयोग करता है और वो कॉम्बिनेशन फेल हो जाता है, तो वो रोता थोड़ी है। सही बात है। वो उसे व्यक्तिगत हार नहीं मानता। बिल्कुल, वो इसे अपनी हार नहीं मानता। उसके लिए वो फेलियर सिर्फ डेटा है। डेटा? ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो डेटा जो उसे बताता है कि ये खास कॉम्बिनेशन काम नहीं करता, और ये फेलियर उसे सही कॉम्बिनेशन के एक कदम और करीब ले जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। किताब में जो हार नहीं सीखेगा सिद्धांत दिया गया है ना, उसका असली मतलब यही है। ये पूरी तरह से हमारे सोचने के फोकस को शिफ्ट करने का विज्ञान है। फोकस शिफ्ट करना। हाँ, जब इंसान असफल होता है तो दिमाग का प्राकृतिक रिस्पॉन्स क्या होता है? घबराना, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना और खुद को बचाना। हाँ, हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैं ही हमेशा क्यों फंसता हूँ। बिल्कुल, जो कि पूरी तरह से एक विक्टिम या पीड़ित वाला नजरिया है। और जब हम विक्टिम मोड में होते हैं तो हम लाचार महसूस करते हैं। एकदम। और जब दिमाग विक्टिम मोड में होता है तो वो समाधान नहीं सोच पाता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस नुकसान पर होता है। लेकिन जब कोई अपना रवैया बदलता है और पूछता है कि मैं इस डेटा से क्या सीख सकता हूँ, हाँ, वो साइंटिस्ट वाला अप्रोच। बिल्कुल, या इस समस्या ने मुझे कौन सा ऐसा रास्ता दिखाया है जो मैंने पहले नहीं देखा था, तो दिमाग उस स्ट्रेस वाले मोड से बाहर निकल आता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता है। एकदम सही। व्यापार के इतिहास में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जहां बड़ी कंपनियों ने अपने सबसे खराब प्रोडक्ट्स के फेल होने के बाद ही सबसे बड़े आविष्कार किए हैं। क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस फेलियर को एक खाली गैप के रूप में देखा जिसे भरने की जरूरत थी। तो ये सिर्फ हर समय पॉजिटिव सोचने या जबरदस्ती मुस्कुराते रहने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग से सही सवाल पूछने की बात है। क्यों हुआ की जगह क्या नया डेटा मिला, इस पे फोकस करना है। यही तो रवैया है असली। ये तो समझ आ गया कि असफलता से कैसे निपटना है, लेकिन क्या सिर्फ एक बार बाउंस बैक कर लेना या एक बार गिर कर उठ जाना काफी है? नहीं, एक बार से तो बात नहीं बनेगी। लंबी रेस में टिके रहने के लिए, उस सफलता को सालों साल बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चाहिए? यहाँ स्रोत में दो बहुत ही दिलचस्प टूल्स की बात की गई है। पहला है अनुशासन और दूसरा है संवाद कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स। अनुशासन शब्द सुनते ही लोग अक्सर इसे एक सजा की तरह देखने लगते हैं। हाँ, स्कूल की याद आ जाती है सबको। या किसी बहुत ही सख्त उबाऊ रूटीन की तरह। लेकिन यहाँ अनुशासन का मतलब खुद को बांधना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि रोजाना की छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाना है। ये वो सिस्टम है जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता, या जब वो शुरुआती मोटिवेशन खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल, मोटिवेशन रोज नहीं रहती, पर आदतें रहती हैं। और यहीं पर मुझे इस पूरी थ्योरी का एक बहुत ही दिलचस्प और अलग नजरिया देखने को मिला। कौन सा नजरिया? जब हम आमतौर पर सेल्फ हेल्प की दुनिया को देखते हैं तो वहाँ अक्सर लोन वुल्फ यानी अकेले मेहनत करने पर बहुत जोर दिया जाता है। हाँ, हसल कल्चर जिसे कहते हैं, अकेले लड़ो। बिल्कुल, कि रातों की नींद हराम करो, दुनिया से कट जाओ और बस काम करो। लेकिन यहाँ इस किताब में कम्युनिकेशन स्किल्स को यानी सही तरीके से बोलने और लोगों से जुड़ने को सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना गया है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पर अगर हम इन दोनों चीजों को एक साथ रखकर देखें तो क्या बिना अच्छी आदतों और अनुशासन के कोई इंसान सिर्फ बातों का धनी होकर लंबे समय तक सफल हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरी बात है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते।
असल में अनुशासन और संवाद ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। वो कैसे? मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी है जो बात करने में बहुत माहिर है। उसकी प्रेजेंटेशन हमेशा कमाल की होती है। वो मीटिंग्स में सबको अपने विजन से एकदम इम्प्रेस कर देता है। मतलब बोलने में नंबर 1। हाँ, लेकिन वो कभी समय पर अपना काम पूरा नहीं करता। उसकी कोई दिनचर्या नहीं है, वो डेडलाइन मिस कर देता है और वादे भूल जाता है। तो फिर तो उसकी बातों का कोई फायदा नहीं। तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ ही हफ्तों में उसकी सारी मीठी बातों का असर खत्म हो जाएगा। लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ देंगे। बिल्कुल, और उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। एक अच्छा कम्युनिकेटर होने का मतलब सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर भारी भरकम शब्द बोलना नहीं है। इसका मतलब है लोगों को गहराई से सुनना, उनके नजरिए को समझना और सबसे जरूरी अपने वादे पूरे करना। और वादे पूरे करने के लिए क्या चाहिए? वही रोजमर्रा का अनुशासन। बिल्कुल। अनुशासन ही वो नींव है जो आपके काम में कंसिस्टेंसी लाती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उस काम को, उस भरोसे को दुनिया तक पहुंचाती हैं। तो मतलब अनुशासन इंसान को काम करने की क्षमता देता है और संवाद उसे उस काम को दुनिया के साथ जोड़ने की ताकत देता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एकदम सही। बिना अनुशासन के कम्युनिकेशन सिर्फ खोखली बातें हैं जिन पर कोई लंबे समय तक यकीन नहीं करेगा। और बिना कम्युनिकेशन के अनुशासन का क्या? बिना कम्युनिकेशन के अनुशासन अक्सर गुमनामी में खो जाता है। अच्छा। क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी बड़ी सफलता अकेले कमरे में बंद होकर हासिल नहीं की जा सकती है। टीम तो चाहिए ही। हाँ, एक टीम, एक मजबूत नेटवर्क और सहयोगियों की जरूरत हमेशा होती है, और वो नेटवर्क सिर्फ भरोसे और संवाद से ही बनता है। ये नेटवर्क और भरोसे वाली बात हमें इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है, जो कि है चरित्र। हाँ, चरित्र और जीतने वालों की मानसिकता। ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि सफलता सिर्फ उस मंजिल तक पहुंचने या बहुत सारा पैसा कमाने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ईमानदारी, जिम्मेदारी और अच्छे संस्कार उतने ही आवश्यक हैं। सफल होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है। और इसी संदर्भ में वो लाइन आती है जो शायद इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। बिल्कुल। ये विचार ना अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। इसने लाखों लोगों के सोचने का नजरिया बदला है। बदला तो है, लेकिन यहाँ मैं फिर से एक पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, जरूर। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अलग ढंग असल में जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है। कहा जाता है कि जीतने वाले बहाने नहीं बनाते, जबकि हारने वाले एक्सक्यूजेस देते हैं। सही बात है। तो क्या ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे नैतिक गुण सीधे तौर पर सफलता दिलाते हैं, या फिर ये जो बहाने ना बनाने की आदत है, यानी अपनी जिम्मेदारी लेना, वही वो अलग ढंग है? अगर हम इसे बहुत ही प्रैक्टिकल और बिजनेस के नजरिए से देखें ना, तो ईमानदारी और जिम्मेदारी सिर्फ नैतिक या किताबी आदर्श नहीं है। तो फिर क्या है? ये सबसे प्रभावी और लॉन्ग टर्म रणनीतियां हैं। रणनीतियां? अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं इसे। हाँ, मान लीजिए एक मैनेजर का कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है। क्योंकि किसी वेंडर ने समय पर माल नहीं पहुंचाया। अब मैनेजर के पास 2 रास्ते हैं। पहला, वो अपने बॉस से कह सकता है कि सर, ये मेरी गलती नहीं है, वेंडर ने हमें धोखा दिया, या मौसम खराब था, या सिस्टम डाउन था। ये तो एक क्लासिक बहाना है और ज्यादातर लोग यही करते हैं। हाँ, क्योंकि इससे वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कहने से उनकी नौकरी बच जाएगी। सही कहा। लेकिन जब इंसान ऐसे बहाने बनाता है तो वो अवचेतन रूप से अपने ही दिमाग को क्या बता रहा होता है? कि मेरी कोई गलती नहीं है। वो बता रहा होता है कि इस स्थिति पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं तो बस परिस्थितियों का शिकार हूं। और जब कंट्रोल ही नहीं है तो वो उसे सुधारेगा कैसे? एकदम सही पॉइंट। जब इंसान को लगता है कि उसके पास कंट्रोल नहीं है तो वो समस्या को भविष्य के लिए सुलझाने की कोशिश भी नहीं करता। वो बस दूसरों पर उंगली उठाता रहता है। और ये हारने वालों की मानसिकता है जो इंसान की ग्रोथ को वहीं रोक देती है। तो दूसरी तरफ जीतने वाली मानसिकता का मैनेजर क्या करेगा? वो मैनेजर उसी स्थिति में कहेगा कि हाँ, वेंडर ने देरी की, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं एक बैकअप वेंडर तैयार रखता। ओहो, ये तो बहुत हिम्मत का काम है। हाँ, वो कहेगा मैंने रिस्क को सही से मैनेज नहीं किया, ये मेरी चूक है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। भले ही उस पल में ये स्वीकार करना थोड़ा असहज हो या उसे बॉस से डांट खानी पड़े, लेकिन ऐसा कहकर उसने तुरंत पूरी स्थिति का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल, और यही वो अलग ढंग है। अपनी जिम्मेदारी लेना कोई बोझ नहीं है, ये अपनी पावर वापस लेने का तरीका है। जो लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं वो लगातार सीखते हैं
और अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं। और रही बात ईमानदारी और अच्छे चरित्र की, तो लॉन्ग टर्म सफलता हमेशा और हमेशा भरोसे पर टिकी होती है। ट्रस्ट पर। बिल्कुल। कोई व्यक्ति चालाकी से या झूठ बोलकर शायद एक दो बार फायदा उठा ले, कोई छोटी डील क्रैक कर ले, पर बार बार नहीं कर सकता। लंबी रेस में जब लोग किसी के चरित्र पर भरोसा करते हैं तो वे उसके साथ काम करना चाहते हैं, उसमें अपना पैसा और समय निवेश करना चाहते हैं। तो एक अच्छा इंसान होना सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक डिसीजन भी है। तो जिम्मेदारी लेना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को बेहतर बनाने का एक लौता तरीका है। बिल्कुल। हारने वाले आसान रास्ता चुनते हैं और बहाने बनाते हैं, और जीतने वाले वही आम काम करते हैं लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। यही फर्क है दोनों में। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने साफ हो जाता है कि सफलता की कोई जादुई थ्योरी नहीं है। कोई जादू नहीं है। ये एक स्पष्ट ढांचा है। सबसे पहले एक पावरफुल इंजन चाहिए, यानी सकारात्मक सोच। फिर उसे एक दिशा देनी है, यानी स्पष्ट लक्ष्य सेट करके अपने दिमाग के RAS फिल्टर को ट्यून करना है। एकदम सही। उसके बाद आता है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करके दीवार में सही दरवाजा खोजना। हाँ? और जब रास्ते में फेलियर मिले तो उसे एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखना। और इस लंबी यात्रा को टिकाऊ बनाने के लिए अनुशासन के साथ साथ संवाद से लोगों का भरोसा जीतना। बहुत खूब। और इन सब से ऊपर बहाने छोड़कर पूरी जिम्मेदारी लेना, क्योंकि यही वो चीज है जो जीतने वालों को अलग ढंग से काम करने की ताकत देती है। ये एक बहुत ही सटीक और व्यापक सारांश है। मेहनत, जिम्मेदारी और निरंतरता का ये जो संयोजन है ना, यही सफलता का सबसे प्रामाणिक रास्ता है। लेकिन इस सब पर इतनी गहराई से बात करने के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। क्या विचार है? हमने शुरू में बात की थी कि आज के इस डिजिटल युग में ये दर्शन और ये सारे सिद्धांत करोड़ों लोगों की पहुंच में है। हाँ, सबके फोन में। इंटरनेट पर हर कोई यही सब पढ़ रहा है, सुन रहा है। सबको पता है कि लक्ष्य बनाना है, अनुशासन रखना है और बहाने नहीं बनाने हैं। पता तो सबको है। तो जब सारी दुनिया को ये थ्योरी पता है, तो क्या असली अलग ढंग ये है कि जब कोई नहीं देख रहा हो तब इंसान क्या करता है? बहुत गहरा सवाल है ये। जब सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं होती, जब कोई इंसान लगातार 3 बार फेल हो चुका होता है और कमरे में बिल्कुल अकेला होता है, क्या तब भी वो उसी अनुशासन और चरित्र का पालन करता है? यही असली टेस्ट है। क्या सारी जानकारी, सारी किताबें और सारा ज्ञान बटोर लेने के बाद सफलता की असली परीक्षा इस थ्योरी पर सिर्फ बात करने में नहीं, बल्कि खामोशी से रोजाना इसे अमल में लाने की है? क्या हम असल में तब जीतते हैं जब दुनिया की नजर हम पर नहीं होती? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और आत्ममंथन करने वाला विचार है श्रोताओं के लिए। असली परीक्षा हमेशा उसी खामोशी में होती है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नई समझ और कुछ नए सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।